सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक में से फिस की आवाज़ क्यों आती है जब हम उसको ओपन करते हैं? और दूसरा, अगर गर्म कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उसका टेस्ट बहुत बेस्वादा होता है। थर्ड, कई बार आपने ये देखा होगा कि धूप में जब हम बॉटल ओपन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पिल आउट हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी के सरफेस पे मछली आती है, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती है। जब वो पानी से बाहर आ जाती है तब तो वो तड़पने लग जाती है। तो हमें लगता है उसको पानी चाहिए, नहीं, उसको मेनली ऑक्सीजन ही चाहिए जैसा हमें चाहिए होता है। बट ऑक्सीजन पानी में जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा डिजॉल्व होगा, जितना ठंडा पानी होगा उतना ज़्यादा डिजॉल्व होगा। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमें ये चैप्टर एक्सप्लेन करके देगा। सो अगर आपको इनका रीज़न जानना है, ये वीडियो आप देखिए। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें डिजॉल्व कैसे होती हैं, सॉल्युबल कैसे होती हैं। फिर सॉल्युबल पढ़ने के बाद उसके फैक्टर्स को चेक करने के बाद हेनरीज लॉ पढ़ा जाएगा और उसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि हाँ भी किस तरह से ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। सो सबसे पहले बच्चे, हमें क्या चीज़ जाननी है? हमें ये जानना है कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिलाते हैं तो बनता क्या है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सिंपल, आपको क्या करना है, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, ग्लास ऑफ वाटर, और आपने क्या मिला दिया इसमें? नमक मिला दिया, NaCl। और सोडियम क्लोराइड मिलाते ही आपको लगेगा ये डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए आप 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून। क्या 10 स्पून नमक डालने पे भी घुल जाएगा? नहीं, कुछ टाइम बाद आप देखोगे नमक एज इट इज़ यहाँ पे पड़ा मिलेगा। तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि नमक आगे हमारा डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ बच्चे पूरी दो चीज़ों की यहाँ पे लड़ाई है। एक हमारे पास लैटिस एनर्जी है, दूसरा हाइड्रेशन है। तो इनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें समझना है तो मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, ये कौन है? ये हमारा सोडियम क्लोराइड है। ये एक जॉइंट फैमिली है। क्या है ये एक हमारी जॉइंट फैमिली है। ठीक है, अब ये हमारी जॉइंट फैमिली है। इस जॉइंट फैमिली में से एक बहुत ज़्यादा लाड प्यार वाला बच्चा जो क्या कर रहा है, एंट्रेंस अपना क्लियर करा, अब उसको कहीं एडमिशन मिल गया। अब वो कहाँ जाना जाएगा? हॉस्टल। अब हॉस्टल इतना लाड प्यार से पला बढ़ा है, वो हॉस्टल जाने के लिए भी, घर से निकलने के लिए क्या करेगा? रोएगा धोएगा। अब यहाँ पे क्या है, मुझे बॉन्ड तोड़ना है। तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए? बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। उस एनर्जी को हमने क्या बोल दिया? लैटिस एनर्जी। ओके, बच्चा रो धो के कहाँ पहुंच गया? हॉस्टल पहुंच गया। अब हॉस्टल में क्या देखा हमने? हॉस्टल में देखा कि बहुत सारे लोग आसपास हैं, बाकी बच्चे भी खुश होके आ गए, आ जाओ भाई नया बच्चा आया, उससे मिलने चलते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अगर तो सब कुछ बहुत अच्छा है तो वो बच्चा वहाँ जल्दी घुल मिल जाएगा, और जैसे ही एक नया रिलेशन बनेगा वहाँ पे हैप्पीनेस आएगा, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो हुआ क्या कि अगर जो एनर्जी ज़्यादा होगी उधर ही होगा। अगर यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है तो क्या होगा? वो कहते हैं ना, घर बार भूल गया वो, तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लग गया, मतलब वो सॉल्वेंट में मिक्स होने लग गया। पर मान लीजिए वहाँ पे बच्चे अच्छे नहीं हैं, बुलीज कर रहे हैं, टीचर्स अच्छे नहीं हैं, तो वो घुलेगा मिलेगा नहीं। तो उसको घर की याद बार बार आएगी, बार बार उसको अपने घर की याद आएगी। तो क्या होगा? यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अब आपको समझ में आ गया है क्या चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि हमारे लिए क्या चाहिए? बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें हीट के थ्रू भी मिल सकती है, और नॉर्मली जब बॉन्ड बनता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को दोबारा से ये यूज़ कर लेता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो एनर्जी दी गई, उससे क्या हुआ? डिजॉल्व हुआ। डिजॉल्व होने के टाइम पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो ये एनर्जी रिलीज होगी फिर बाद में यही एनर्जी वो यूज़ कर रहा है घोलने के लिए। इतनी बात समझ में आई। बट कहानी में भी ट्विस्ट है। उसमें क्या कहा गया? अगर मान लो सिर्फ अभी तो 2 बच्चे आए थे, सारे खुशी खुशी सब लोग आ गए आसपास, पर अब 2 बच्चों की जगह पे क्या है? अब 10 मोर स्टूडेंट्स वहां पे पहुंच गए। ठीक है, NaCl, 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 अब जो है 10 और वहाँ पे पहुँच गए। अब 10 वहाँ पे और पहुँच गए, तो पर पीछे से जो वाटर मॉलिक्यूल को हमने एज अ पुराने बच्चे लिया है तो वो तो कम ही है, वो तो उतने ही हैं। अब वो कितनों के साथ दोस्ती करेंगे, कितनों के साथ वो प्यार दिखाएंगे कि बच्चा घर की याद ना आए? तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कम पड़ जाएंगे,
जो उसको घोल रहे हैं वो कम पड़ जाएंगे। तो जब सॉल्वेंट हमारा कम हो जाता है उस टाइम पे घुलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब तक ये घुल रहा था उसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन। अब घुलना बंद हो गया, मतलब जो बच्चे आ रहे हैं और जो पुराने बच्चे हैं वो उतना नया बॉन्ड बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जितना मिल रहे हैं उतना ही सॉल्यूशन से दोबारा से सॉल्यूट सॉल्वेंट बन रहा है। जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। दोबारा से सुन लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है। हमने क्या करा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करा, ये मिक्स होके सॉल्यूशन बना रहे हैं। उधर क्या है, उधर बच्चा अपने आप को अकेला समझ रहा था, वो दोबारा से निकल के घर आ रहा है, मतलब दोबारा से सेपरेट हो गया, सॉल्यूट अलग हो गया, सॉल्वेंट अलग हो गया। जब ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे उस चीज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। थर्ड, फिर इक्विलिब्रियम के बाद क्या हुआ कि हमने और ज़्यादा उसमें सोडियम क्लोराइड मिलाना शुरू कर दिया और बच्चे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। अब कोई ध्यान देने वाला नहीं है, वो क्या होगा, दोबारा से वो सेपरेट होके भाई इधर की तरफ ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट को देखिए, बॉन्ड को ब्रेक करना है, मुझे एनर्जी चाहिए, बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी वहाँ रिलीज होगी। अगर मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करूँ वहाँ पे रेट ऑफ डिसॉल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर होगा। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हुआ कि दोबारा से क्रिस्टल बन गया, दोबारा से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो गए। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और उसके बाद बच्चे क्या करना है हमें, अब हमने देखा कि भाई हमने वही भी कर लिया, अब उसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। कहाँ पे रुक गए हम लोग, इक्विलिब्रियम पे रुक गए। इक्विलिब्रियम का मतलब अब और नहीं घुल रहा है, ना ही क्रिस्टल बन रहे दोबारा से, पर और नहीं घुल रहा है भाई। फिर क्या करेंगे, आप इसको हीट दे दो, और अगर नहीं घुल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि घुल नहीं रहा है, सोडियम क्लोराइड अलग अलग नहीं हो रहा है। अगर सोडियम क्लोराइड अलग अलग नहीं हो रहा है, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। पहले वो एनर्जी कहाँ से आ रही थी, वही रिलीज हो रहे थे जब नए वाले बॉन्ड बन रहे थे। अब तो नए बॉन्ड बन ही नहीं रहे हैं, वाटर के साथ मॉलिक्यूल बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, वो तो अलग ही बैठा हुआ है। अगर अलग बैठा है तो एनर्जी मिली नहीं, एनर्जी नहीं मिली तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या करा बच्चे, हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में हमने हीट दे दी इसको, और जैसे ही हीट दी हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो गया, दोबारा से वो घुलने लग गया। समझ आई बात इतनी। फिर उसके बाद ये चीज़ हम लोग उल्टा, ये कौन सा है, जब अगर मैंने इसमें कौन सी एनर्जी दी है, मैंने सिस्टम को एनर्जी दी है, देने को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी जब देते हैं तो इस टाइम पे डेल्टा एच कैसे जानोगे, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, क्वेश्चन हमारा आता है डेल्टा एच पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। वैसे क्रैम करते हैं सब लोग, क्रैम मत करो आप लोग बिल्कुल भी। ये अगर मैं एक्चुअली एटम की बात करूं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये मान लीजिए मैं 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रही हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे हीट देनी है। हीट जब देते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। चेंज इन एनर्जी जो होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल कितना है, फाइनल ये है -5.4, इनिशियल कितना है 13.6, -5.4 प्लस 13.6 आंसर आएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा एच इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच, अगर बाद में कंफ्यूजन में हम भूल जाते हैं, सब लोग भूलते हैं, तो डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं याद आ रहा है, इस स्टेप से आप देखोगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव ना कि हमें थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ये एक शॉर्ट ट्रिक से आपको पता चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एंडोथर्मिक में बच्चे क्या हुआ, हीट दी, हीट देने से क्या हुआ, सॉल्यूशन दोबारा से बनना शुरू हो गया, जो हमारा इक्विलिब्रियम था वो राइट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। बट और भी केस होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या है, एक्सो मतलब रिलीज हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन के साथ हमें हीट भी दे,
भाई हीट उसके लिए अच्छी नहीं, वो हीट कहाँ बाहर निकाल रहा है, और आप क्या उसको फिर दोबारा से हीट दे रहे हो, तो क्या होगा, फिर ये इस क्वांटिटी में ये राइट हैंड साइड वाली चीज हमारी ज्यादा हो जाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब समझिए आप, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ ये और ये दोनों चीजें क्या है, बैलेंस्ड है। जब आप इसमें कोई चीज मिला दोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से सेम सॉल्यूशन प्लस हीट, हीट ने ये वाला कंपोनेंट बढ़ा दिया, प्रोडक्ट बढ़ा दिया, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। एक्सोथर्मिक में अगर आप एक्सटर्नली हीट अप्लाई कर रहे हो और हमने हीट यहाँ पे दिया, हीट देने से क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन तो हमें डेल्टा एच से पूछा जाता है बच्चे। अब हीट का रिलीज होना, एनर्जी का रिलीज होना, सबको पता है एनर्जी रिलीज कब होता है, जब हायर से लोअर आता है। यहाँ भी मैंने बोला 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेती हूँ, 13 6.8, अब फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, फाइनल मेरा -13 है, इनिशियल मेरा -5.4 है, आंसर क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा एच हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा यहाँ एक ट्रिक मैंने बता दी है जिससे आपको क्रैम नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे बच्चे यही चीज हमने यहाँ पे बता दी। अगर एंडोधर्मिक है डेल्टा एच पॉजिटिव है, एक्सोधर्मिक है डेल्टा एच नेगेटिव है। रटने के लिए बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ एंडोधर्मिक में हीट दी जाती है, यहाँ पे हीट निकलती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई। सारे का सारा किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये ली चार्लियर प्रिंसिपल के ऊपर। तो आप इस चीज़ को ध्यान दे सकते हो। ओके, सो अभी तक जो हमने बात करी थी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्यूट हमारा क्या था वहाँ पे, सॉलिड। सॉलिड को हमने पानी में मिलाया था और उसके बाद चेक किया नमक घुल रहा है, चीनी घुल रही है, सारी चीज़ें, टेम्परेचर बढ़ाया, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, सारी चीज़। बट बच्चे अब जो हम करने जा रहे हैं, गैसेस की बात करने जा रहे हैं। गैस को हमें किस में मिलाना है, हमने इसको लिक्विड में मिलाना है। बताइए जरा, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैस का नेचर क्या है, क्या वो टिक सकता है, नहीं, एक छोटे बच्चे की जैसे बिल्कुल नहीं टिक सकता है। गैस हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ये हमारे पास पानी है, अगर मैं यहाँ पे गैस रख दूंगी ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप बोलोगे ठीक है मैम इसको बंद कर दो, लीजिए हमने बंद कर दिया। और जैसे ही हमने इसको बंद किया, अब क्या हो जाएगा, अब क्या ये गैस के पार्टिकल्स अंदर जाएंगे, नहीं, अब ये यहीं पे रहेंगे, अभी भी ये नीचे पानी में नहीं मिलेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट ही तभी आता है जब पानी में, मीठे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ हमारा शरीर, बॉडी उसको बाहर निकालता है, हम कोल्ड ड्रिंक के थ्रू उसको अंदर ले जाते हैं, है ना, ताकि भाई नेचर के अगेंस्ट जा पाए, इसीलिए बीमार होते हैं। तो अब क्या करना है बच्चे, मुझे यही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इसमें पानी में जो शुगर के साथ है उसमें मिलाना है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या तरीका है, इस पे प्रेशर अप्लाई कर देंगे। तो हमने इस पे प्रेशर, वेट इतना था, फिर हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया। प्रेशर अप्लाई होते ही आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, अब ये मॉलिक्यूल वाटर के अंदर आ गए, अब ये डिसॉल्व हो गया। तो यही चीज है, प्रेशर जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। बट ध्यान रखना है किस में, इन केस ऑफ गैस। जब आप लिक्विड की बात करेंगे, जब आप सॉलिड की बात करेंगे, किस में, इन सॉलिड, सॉरी इन लिक्विड, तो वहां पे नो मेजर इफेक्ट, नो मेजर इफेक्ट। क्यों भाई, अगर मान लो पानी को आप दबा भी दोगे, मान लो ये पानी है तो पानी को दबा दोगे तो पानी के नीचे चला जाएगा, नहीं, पानी तो स्पिल होके बाहर आ जाएगा। सॉलिड को दबा कर देखो, ऐसे नॉर्मली हल्का प्रेशर देखे, वो क्या होगा, नहीं प्रेस होगा। बहुत हाई प्रेशर है वो अलग बात है, बट नॉर्मली एक हल्का सा प्रेशर दिया, पानी और सॉलिड में कोई फर्क नहीं आएगा, लिक्विड और सॉलिड में नहीं आएगा। मेनली ये सारी चीजें हम लोग गैस में ही देखते हैं। ओके, दूसरी चीज बचे, देखो गैस है, गैस तो खुद ही भाई उड़नतू होने के लिए तैयार है, उड़नछू यहाँ से होना है इसको बाहर, और हमने क्या करा, हमने इसको हीट और दे दी। और जैसे ही आप हीट बढ़ाओगे गैस को, गैस के पार्टिकल्स वैसे ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपने क्या करा, हीट दे दी। अब हीट से क्या हुआ, वो फिर दोबारा बाहर आने लग गए।
तो ये तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारी डिक्रीज होगी भाई, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से तो इंक्रीज हो रहा है, बट सॉल्युबिलिटी हमारी टेम्परेचर की वजह से डिक्रीज हो गई। सो गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड की बात आ गई। हाईली प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस स्ट्रिक्टली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है, ये बाहर की तरफ निकलता है, हीट निकलती है। देयरफॉर हीटिंग एज ए लिक्विड ड्राइव्स डिसॉल्व गैस आउट। तो हीटिंग जब भी आप दोगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ओके, सो मेनली जो हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सॉल्युबिलिटी को समझना तो जरूरी था, वो कॉन्सेप्चुअल हमने समझ लिया। अब हमने मैथमेटिकल टर्म्स को भी समझना बहुत जरूरी है। तो मैथमेटिकल टर्म में सबसे पहले क्या आता है बच्चे, यहाँ पे जो आता है वो सॉल्युबिलिटी जो हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी वीडियो है, वो वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग इसका लिंक दे देंगे। ओके, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, ये वाटर है हमारे पास, अगर वाटर में मैं कुछ सॉल्ट वगैरह मिला देती हूँ तो क्या करना है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब क्या है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं सॉल्ट को देख रहे हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, वो कह रहे हैं कि मैम ये 5 ग्राम है, ठीक है। दूसरा बच्चा उस सॉल्ट को चम्मच से मेजर कर रहा है, दूसरा बच्चा उस सॉल्ट को चम्मच से मेजर करके बोल रहा है मैम ये 1 स्पून है। थर्ड बच्चे ने बोला ml, जो दवाई वाली वो दवाई का ढक्कन आता है छोटे बच्चों का, उसको ml में देखा होगा आप लोगों ने, उसने उसमें भर लिया, वो बड़ा साइंटिस्ट उसने उसमें भर लिया और बोल रहा है अरे ये तो कितना है, ये तो 4 ml है। तो भाई वॉल्यूम जब चेक किया गया वो 4 ml आ गया। देन फोर्थ वाला जो स्टूडेंट है वो तो और भी बड़ा साइंटिस्ट है, वो कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो अब इसके मोल्स काउंट करने हैं। उसने क्या किया, उसके मोल्स को काउंट किया। और जो नेक्स्ट वाला बच्चा था वो तो उससे भी ज़्यादा ऊपर, वो कह रहा है मुझे तो मॉलिक्यूल्स पता करने हैं कि सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो इन सब ने क्या करा, सब चीज़ें सॉल्ट के लिए पता कर ली, फिर वही सेम सारे का सारा एक्सपेरिमेंट वाटर के लिए भी पता कर लिया। क्लियर है, ठीक है। तो इस यहाँ से हम कंसंट्रेशन पे पता कर लेते हैं। कंसंट्रेशन बच्चे क्या होता है मुझे बताइए जरा। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि आपने अगर नींबू पानी बनाया, वो नींबू पानी कितना गाढ़ा है ना, कितना गाढ़ा है, कितना फीका सा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, उसमें शुगर, सॉल्ट, नींबू बहुत अच्छे से नहीं ऐड हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करनी है। कॉन्सेंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम, हमने 1 स्पून या फिर मैं कहूँ 5 ग्राम मैंने सॉल्ट ऐड किया था, कितने में वॉल्यूम मैंने ले लिया, मान लीजिए 100 ml ले लिया, ठीक है। इसी तरह से करते करते ये सारी चीजें हमने अलग कर रखी हैं। अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है, कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है नंबर ऑफ मोल्स के, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ले लिया, टोटल लेना है वॉल्यूम, टोटल लेना है हमें सॉल्यूशन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको अगर मैं Na लिख देती हूँ, नीचे Na प्लस Nb आ जाएगा, ये मेरा काई A हो जाएगा। ये कौन है, मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, ऑफ सॉल्ट इन वाटर। क्लियर है, जहां पे वाटर के नंबर ऑफ मोल्स Nb है, सॉल्ट के Na है। तो ये हमें क्या पता करना आ गया, हमें अब ये मोल फ्रैक्शन पता करना आ गया। अब मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग चलते हैं, मेजरमेंट करना है भाई हमें, किस तरह से आता है रिजल्ट, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो हमारे पास हमारे पास हेनरीज लॉ है। अब हेनरी लॉ में वही क्या है जो हमें दिखाई दे रही है। देखो साइंटिस्ट लोग क्या अलग काम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सारी चीजें देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ये हो रहा है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, यस ये हो रहा है, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर वही चीज वो बता देते हैं दुनिया को।
तब उनके नाम पे चीज़ें आ जाती हैं। बस इतना सा फर्क होता है और कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है ये काम, आप भी कर सकते हो। तो हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ ने क्या बोला, हेनरी कह रहा है कि भाई जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। कौन सी नई बात बोल दी, हमने स्टार्टिंग में ही बोला है, जितना ज़्यादा आप इसको प्रेस करोगे गैस उतनी ज़्यादा इसमें घुल जाएगी। ओके, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, उसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से इसका ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ में देखिए P क्या है मेरा, वेरिएबल। मैंने कहा कि मैं अलग अलग प्रेशर दे रही हूँ। अब प्रेशर अलग अलग आएगा तो सॉल्युबिलिटी भी मेरी वेरिएबल ही होगी। और ये कौन है, ये कांस्टेंट है। तो क्या लिख दूं मैं, y इज इक्वल टू mx। कैसा ग्राफ होता था, लीनियर ग्राफ होता था। x अगर 0 है तो y मेरा 0 होगा इस केस में। तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 0 से होगा। कैसा होगा, लीनियर होगा। क्लियर है? दूसरा, हेनरीज कांस्टेंट पता करना है। तो हेनरी कांस्टेंट क्या है बच्चे, KH, किसके इक्वल है, P बाई काई। अब ग्राफ में इधर काई है, इधर मेरा P है। अब मैं अगर स्लोप लूं तो क्या होता है, y बाई x होता है। तो P बाई काई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हेनरीज कांस्टेंट। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट के इक्वल होगा। दूसरी चीज, बहुत आसान है चीजें, बहुत ज्यादा आसान है। और क्या कहा हमने कि जो प्रेशर है बच्चे वो KH इंटू काई के इक्वल है। और काई कितना आ जाएगा, P बाई KH। यहाँ पे हमें ना KH की वैल्यू दी होती है बहुत जगह, और KH की वैल्यू मिलते ही हमें पता चल जाता है सॉल्युबिलिटी। मैं आपको दो चीज़ों की KH की वैल्यू दे दूंगी, एक की वैल्यू ज़्यादा, एक की वैल्यू कम। अब मुझे बताना है, आपको बताना है कौन ज़्यादा डिसॉल्व होगा। तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। नहीं तो प्रेशर को वेरी करोगे तो आंसर चेंज आ जाएगा। तो जिसका KH ज़्यादा उसका काई कम, जिसका KH कम है उसका काई ज़्यादा है। ठीक है, तो देखा गया है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सबके यही एक फैक्टर है कि पानी में फिश बहुत ज़्यादा खुश रहती है, ठंडे पानी में उसको भी ठंडा। जैसे हमें एसी पसंद है ना भाई, एसी में हम भी बहुत खुश रहते हैं, और जैसे ही एसी बंद होता है गर्मियों में हालत ख़राब हो जाती है। वैसे ही हमारी मछली है। मछली क्या है भाई, ठंडे पानी में ये भी स्माइल कर रही है, और जैसे ही पानी गर्म हुआ वैसे ही ये दुखी हो गई। इसको सरफेस पे लेकर आएंगे ये और ज़्यादा दुखी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस। मैम कौन सी नई बात है, नई बात ये है कि गैस को हमने पानी में मिला दिया है। और जब मिलाना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी हमने पढ़ा है कि जो गैस होती है भाई, टेम्परेचर दोगे तो ये और फड़फड़ा के ऊपर की तरफ निकलेगी। कहाँ, पहले ही फड़फड़ा के ऊपर निकलने के लिए तैयार थी ये। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया गैस बाहर, और टेम्परेचर कम किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए जब हायर टेम्परेचर है तो हायर KH होगा, हमारी लोअर गैस सॉल्युबिलिटी होगी। उल्टा है, अगर टेम्परेचर मैंने कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी हमारी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फिश हमारी खुशी खुशी दिख रही है यहाँ पे कि हाँ भाई हमें खुश करके रखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद देखिए इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, आपके रीजनिंग एजर्शन क्वेश्चंस आ जाते हैं, MCQ बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है क्या है इसका एप्लीकेशन। सो जब एप्लीकेशन में जाते हैं तो आपने चेक किया होगा, देखा होगा कभी, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो पानी में नीचे जाते हैं, उनके पीठ पे क्या होता है, एक सिलेंडर होता है। अब वो सिलेंडर भी, अभी तो हम लोग पढ़कर आए हैं कि पानी में नीचे भाई प्रेशर ज़्यादा है, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन डिजॉल्व ज़्यादा होगी। हमारे लिए तो ऑक्सीजन ही चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो क्या हुआ, सिलेंडर क्यों लेकर गए? तो प्रॉब्लम ये होती है,
जैसे जैसे प्रेशर हाई होगा नीचे जाएंगे। अब नीचे जाने से क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। अब जैसे जैसे ये हम लोग सरफेस पे हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर किसका होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो किसकी वजह से होता है, एयर का भार, एयर का जो वेट होता है उसकी वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगती है जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे आप नीचे आ गए, अब जब नीचे आए तो भाई इतने पानी का भी भार आपके ऊपर है। आपके ऊपर अभी 2 बाल्टी पानी रख दी जाए आपकी हालत खराब हो जाएगी। और यहाँ तो पता नहीं कितने बाल्टी पानी आपके ऊपर आएगा जब आप ओशियन में नीचे जाओगे, जिसकी वजह से वेट बढ़ा, वेट की वजह से प्रेशर बढ़ा। बच्चे प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो वेट बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम नीचे जाएंगे। प्रॉब्लम कब आती है, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस बहुत अच्छी डिजोल्व हो जाती है जब हम नीचे जाते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस बहुत अच्छा डिजोल्व हो जाता है हाई प्रेशर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब स्कूबा डाइवर बाहर आता है। जब बाहर आएगा तो प्रेशर फिर दोबारा से डिक्रीज होगा और जितनी गैस अंदर भरी हुई थी, बॉडी में डिजोल्व थी ब्लड में हमारे, वो दोबारा से बाहर निकलने के लिए आती है और नाइट्रोजन गैस ट्रैप हो जाती है ब्लड में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, मेडिकल कंडीशन तक आ जाती है। इस चीज को बोलते हैं द बेंड्स। इसका नाम क्या है बच्चे, द बेंड्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द बेंड्स। ठीक है, समझ आया। मेन प्रॉब्लम दोबारा से सुनिए, क्या हुआ, हमारी बॉडी में हाई प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है और जैसे ही हम ऊपर आते हैं वो डिजोल्व ज़्यादा गैस निकलनी शुरू होती है, वो बबल्स बन के इंट्रैप हो जाता है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से मेडिकल कंडीशन आती है। इस मेडिकल कंडीशन को द बेंड्स बोला जाता है। अब इसको हटाना कैसे, हमें वैसी गैस लेकर आनी है जो कम डिजोल्व होती है हमारी बॉडी में। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो रहता ही है एटमॉस्फेयर में, इसमें हीलियम को ऐड कर दिया जाता है। 11.7% ऑफ हीलियम ऐड कर देते हैं इस सिलेंडर में। ऑक्सीजन 32.1% और नाइट्रोजन 56.2%। तो इससे प्रॉब्लम जो है, नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा नहीं होती है डिजोल्व, उसकी वजह से हम बच जाते हैं। एक केस और है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या है, जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं तो हमें क्या है, हमें सांस नहीं आती है या फिर हमें चक्कर आने लग जाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन सा होने लग जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हाई प्रेशर पे गए, मैंने आपको बताया था ना, हाइट जैसे ज़्यादा होगा, अब एयर का जो भार है वो सिर्फ इतना है और हम यहाँ दिल्ली में हैं तो एयर का भार इतना आ गया। यहाँ पे हाई प्रेशर है, गैस डिसॉल्व हो जाती है बॉडी में बहुत अच्छे से, बट पहाड़ों पे नहीं होती है क्योंकि प्रेशर कम है। प्रेशर कम है, जो ऑक्सीजन का डिसॉल्यूशन होगा हमारे ब्लड में वो कम होगा। अगर कम होगा तो हमें बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, हमें समझ में नहीं आएगा, हेडेक होगा, तो वो सारी प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। और इस चीज़ को एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस क्रिटिकल कंडीशन को? एनॉक्सिया बोला जाता है। ठीक है, होप थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी। अब थ्योरी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बहुत आसान ही आपको पता चलेंगे कि हाँ भी ये तो कुछ है ही नहीं है। तो बच्चे हमें क्या करना है, हमें हेनरीज लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें हेनरी लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेनरी लॉ क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू KH काई। क्या करो, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ के क्या करिए, वैल्यूज निकालिए। अगर हमें काई डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। क्या कह रही है? नाइट्रोजन गैस बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिली मोल्स डिजोल्व इन 1 लीटर। तो हमें 1 लीटर में पूछा हुआ है कि हमें कितना डिजोल्व होगा। हमें दिया है जो प्रेशर है वो कितना है 0.987, KH दिया है 76.48 किलो बार। अब KH की वैल्यू दी है, वेरी गुड, P की वैल्यू दे दी है, वेरी गुड। हमें काई निकालना है, यहां से मुझे काई निकल जाएगा, काई इज P/KH। अब काई क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये मेरा काई है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, उसको यहाँ पे बता देंगे कितने मिली मोल्स, उसको रिजल्ट में फाइंड आउट करके बता देंगे। ओके, ये क्वेश्चन आप करके देखना, हो जाएगा आपसे। और फिर उसके बाद क्या है,
H2S है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट STP इज 0.195, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हमें कांस्टेंट निकालना है, हमें सॉल्युबिलिटी दी हुई है भाई, सॉल्युबिलिटी कितनी है, दैट इज 0.195 m, 0.195 m। m क्या होता है बच्चे, ये होता है मोलैलिटी, ठीक है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। अगर यहाँ पे L है तो यहाँ L नहीं आएगा, यहाँ kg आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकाल के और सारी चीज़ें हमें रिलेट करना है, और ये करके देखिए, आपसे क्वेश्चन अगर नहीं होता है आप बताइए चैट बॉक्स में, इसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगी। बट बहुत नॉर्मल है, आपको मेनली बेसिक्स आने चाहिए कि मोलैलिटी को किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसके ऊपर अलग हमारी वीडियो बनी हुई है, आप उसमें जाकर देखिए किस तरह से करना है, और इसके क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।